और सारी दुनिया से जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं, वो अपने एम्बिशंस को रिन्यू भी करते हैं कि वो क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं अपने कंट्रीज़ में क्लाइमेट के हवाले से। बिकॉज वी हैव द लाइक राइट्स टू मेक चॉइसेस, यू कैन मेक गुड चॉइस और बैड चॉइस बट इट्स रियली अपॉन यू। और उसके अलावा ज़िंदगी में मेरा ख्याल है कि इंसान आजमाइशों से, सफरिंग से गुजरता है, तभी वो जो है ना निखर के सामने आता है। अगर आप करिकुलम को देखें तो कोई इंडिविजुअल या कोई इदारा ऐसा करिकुलम को चेंज नहीं कर सकता। हम कुछ लेसन प्लान्स हैं ऑलरेडी बने जो SDGs के नॉलेज के ऊपर बेस्ड हैं, और हम ऑलरेडी हमारा स्कूल्स का नेटवर्क है सारी दुनिया में, पाकिस्तान के स्कूल्स भी उसका हिस्सा है। पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि इदारे साइलोज में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारे पास कोई रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म नहीं है, और हमने बहुत साल कुछ चीज़ों पे काम किया लेकिन हम कभी दुनिया को वो शो नहीं करा सके अपना काम। आगे आने वाले इश्यूज़ में अगर मैं आपको बताऊं तो क्लाइमेट माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। यू विल सी द रेफ्यूजीज़ के वो क्लाइमेट की वजह से एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं। अब इसके ऊपर क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है कि जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस की हैं, उनकी वजह से आपने देखा कि हीट वेव पाकिस्तान में है, गर्मियाँ सर्दियाँ तमाम मौसम बदल रहे हैं। अगर आप ग्लोबल इंडेक्स उठा के देखें तो पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज़ में से हैं जो क्लाइमेट की वजह से इस क्राइसिस का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल के आज के एपिसोड के जो हमारे ख़ास मेहमान और प्रोफेशनल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं WWF पाकिस्तान, प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, और वर्ल्ड बैंक के लिए ये क्लाइमेट एम्बेसडर भी हैं और क्लाइमेट एक्टिविस्ट करेंगे। हम प्रोफाइल की बात करें तो बहुत चीज़ों में एक काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हाफिज़ जवाद सोहेल साहब, जवाद साहब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला हमें ज्वाइन किया इस एपिसोड के लिए। थैंक यू ज़िशान साहब, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। तो एपिसोड का स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड, चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताएं। ऐसा है जी कि मेरी जो बैकग्राउंड हो वो जियो साइंस में है। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी मैं इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था एज ए पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट, लेकिन मेरा करियर जो है वो टोटली ट्रांजिशन किया है फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू क्लाइमेट इंडस्ट्री। ठीक है। तो अब मैं WWF में एज सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर काम कर रहा हूँ, और क्लाइमेट के साथ मेरा ताल्लुक है काफ़ी सालों से। मैंने 6-7 साल इसके ऊपर वॉलंटियर भी किया है और एक्टिविज़म भी बहुत ज़्यादा किया है। तो ये थोड़ा सा मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जवाब साहब, आपकी प्रोफाइल के ऊपर मेंशन है क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड सस्टेनेबल एडवोकेट फॉर पाकिस्तान। इन दो टर्म्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है हमारे ऑडियंस के लिए। क्या एक्टिविटी होती है, क्या काम करना होता है, किस तरह? ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्लड्स आए थे अभी रिसेंटली, वो एक बहुत बड़ा सबूत है हमारे सामने कि पाकिस्तान किन मुश्किलात से गुजरा है। और इसके अंदर अगर थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो जब से सनअती इनकलाब आया दुनिया के अंदर, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका एमिशंस बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है, उसके अलावा मीथेन है, दूसरी भी हैं। लेकिन इससे क्या हुआ है कि सारी दुनिया के ग्लोबल एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पेक्ट पड़ा है। तो जिन कंट्रीज़ ने इस तबाही के अंदर अपना हाथ तो उस तरह से नहीं डाला, लेकिन वो उसके असरात में बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त आ चुके हैं। पाकिस्तान उनमें से एक है। अगर आप ग्लोबल इंडेक्स उठा के देखें तो पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज़ में से हैं जो क्लाइमेट की वजह से इस क्राइसिस का शिकार है। और ये फ्लड्स जो है, इन्होंने जो तबाही मचाई है वो सब आपके सामने है। तो कहा यह जाता है कि ये अब जो एरिया है क्लाइमेट चेंज, अब इसके ऊपर क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है कि जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस की हैं, उनकी वजह से आपने देखा कि हीट वेव पाकिस्तान में है, गर्मियाँ सर्दियाँ तमाम मौसम बदल रहे हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है, जब आप असरात में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कल्चर, सोसाइटी सब जो है ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई है। आगे आने वाले इश्यूज़ में अगर मैं आपको बताऊं तो क्लाइमेट माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। यू विल सी द रेफ्यूजीज़ के वो क्लाइमेट की वजह से एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं अपना सब कुछ छोड़ के। तो जो हमारे सामने असरात हैं वो छोटे नहीं हैं। इसके लिए सारी दुनिया में बहुत काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से हमें नज़र नहीं आता। शायद लोगों में अवेयरनेस एक लोकल लेवल तक शायद हो, लेकिन ये टॉप लेवल से नीचे टॉप डाउन आना और फिर नीचे से जो डिमांड है वो ऊपर ऐवानों तक जाना, इसके लिए एक्टिविज़म की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत है कि हमारे कल्चर्स जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हमारी आबादियाँ जिस तरह शहरों की तरफ जा रही हैं, हमें जो मुश्किलात सामने आनी है आइंदा आने वाले सालों में, तो हमने उसको किस तरह से जो है ना कैटर फॉर करना है।
तो इसके लिए एक्टिविज़म का वर्ड यूज़ होता है ताकि आप लोगों को अपने मुतालबात बता सकें, आप बता सकें कि हम जो चीज़ फोरसी कर रहे हैं हम नहीं चाहते कि हम उसका शिकार हों, तो गवर्नमेंट किस तरह से इस पर एक्ट करेगी। गवर्नमेंट के साथ साथ इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, एकेडमिया है, यूनिवर्सिटीज़, सबका किरदार है जिसको अदा करना चाहिए। और इसी तरह सस्टेनेबिलिटी की टर्म यूज़ होती है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी काबिल इस्तेमाल है, हम उनको टोटली एक्सप्लॉइट ना करें, हम उनको प्लानिंग के साथ और एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, हमारे यहाँ इदारे मौजूद हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसे गैप्स हैं जिनको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है कि यूथ का उसमें बहुत अहम किरदार बनता है। बिल्कुल। फिर आपने स्टार्ट कहीं और से किया, फिर लास्ट 6 ईयर से आप क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि किसी इवेंट ने या किसी पर्सन ने, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपने क्लाइमेट के ऊपर काम किया और आप इस रोल को परफॉर्म करें? मैंने स्टार्ट एज ए पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट किया था, और फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को कहा जाता है कि वो क्लाइमेट चेंज के अंदर सबसे बड़ा जो वजह बन रही है कार्बन एमिशंस का, वो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है। मैंने इंटेंशनली तो नहीं छोड़ा था पेट्रोलियम इंडस्ट्री को, बिकॉज जब मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में था देयर वाज अ स्लम्प, तो पेट्रोलियम सेक्टर बहुत ज़्यादा उस वक्त बुरे हालात से गुजरा था, लेकिन मैंने इंटेंशनली कभी उसको दोबारा ज्वाइन नहीं किया। मुझे कुछ मौके दोबारा भी मिले, लेकिन चूँकि मैं क्लाइमेट चेंज वाली साइड पर आ चुका था, तो मैंने दोबारा पेट्रोलियम सेक्टर का रुख नहीं किया। एक बेसिक वजह यह है कि मेरे अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड है, मैं हमेशा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहा होता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो स्किल्स हैं उनके साथ अप टू डेट रखूँ खुद को, और ग्लोबल जो नॉलेज है उसको एक्वायर करूँ। तो मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स ली थी, यूएन की कुछ इदारे हैं उनकी फ्री ट्रेनिंग्स थी, वहाँ से स्टार्ट किया। मैं काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा रहा। फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइमेट रियलिटी फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट एल गोर का प्रोग्राम है, उसके अंदर ट्रेनिंग ली मैंने, और बहुत सारे प्रोग्राम्स ज्वाइन किए। तो मेरे लिए एज ए जियोलॉजिस्ट ये चीज़ें समझना मुश्किल नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिंक है पीछे से सारी, कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है वो सारा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो जिस तरह मैं इस फील्ड के अंदर काम करता गया, वॉलंटियर करता रहा, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपने करियर को ट्रांजिशन करूँगा क्लाइमेट चेंज सेक्टर की तरफ, ग्रीन सेक्टर की तरफ। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर किया, और मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने नेशनल डायलॉग्स भी करवाए पाकिस्तान में, वो बहुत अहम थे। मैंने काफ़ी इदारों को सेंसिटाइज भी किया इसके ऊपर। तो अभी मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं WWF में काम कर रहा हूँ, और मेरा ज़्यादा काम इन्वायरमेंट और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर है। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे आपने जब सब डायलॉग्स की बात की, नेशनल डायलॉग आपने करवाए थे SDGs के ऊपर, तो SDGs के ऊपर हम बात करते हैं। अभी जिस तरह आप इस्लामाबाद आए हैं कुछ कॉन्फ्रेंसेस के लिए, तो इस तरह की इन टॉपिक्स के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, SDGs के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत हो रही हैं, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पर इसका किस तरह हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या ग्रास रूट लेवल पर इसका मैसेज किस तरह कन्वे हो सकता है कि हम समझते हैं कि यार ये बोरिंग टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर क्या बात होगी, किस तरह काम होगा, लेकिन आप अगर स्टेप वाइज बताएं या कुछ फ्रेमवर्क बताएं कि ग्रास रूट लेवल पर हर इंडिविजुअल अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो SDGs हैं वो सोशो और इकोनॉमिक जितने एरियाज़ हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं एज ए वर्ल्ड, एज ए ग्लोबल कम्युनिटी, वो उन सबको कवर करते हैं। जिस तरह फर्स्ट जो SDG है वो पॉवर्टी के ऊपर है, दूसरा हंगर के ऊपर है, इसी तरह हेल्थ केयर है, फिर एजुकेशन है, पीस है, क्लाइमेट चेंज है, सिटीज़ है। ये तमाम वो चैलेंजेस है जो एज ए ग्लोबल कम्युनिटी हम जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो SDG कोई नया एरिया नहीं है, सिर्फ ये एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी बन गया है कि हमने जब किसी भी एरिया पे काम करना है तो उसके कुछ टारगेट्स है, कुछ इंडिकेटर्स हैं, ताकि हमारी प्रोग्रेस मैयर हो सके। सबसे पहली बात ये है, पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि इदारे साइलोज में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारे पास कोई रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, और हमने बहुत साल कुछ चीज़ों पे काम किया, लेकिन हम कभी दुनिया को वो शो नहीं करा सके अपना काम। और कुछ इस लेवल पर भी कमी है कि इदारों के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हों चाहे प्राइवेट इदारे हों। हमें
उस नॉलेज को एक्वायर करना है जो सारी दुनिया जिसके ऊपर चल रही है। अगर हम अपने तरीके से, अभी आप हमारा करिकुलम उठा के देख लें, वो तमाम करिकुलम मेरे ख्याल से तो फरसूदा है इस वक्त, ना वो उस तरह की यंग जनरेशन आगे से हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है और ना हमारे पास उस तरह की कैपेबिलिटीज़ पे सामने आती है। तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन उनमें से एक बहुत बड़ा एक एरिया है। उसके अलावा गवर्नमेंट के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की ज़रूरत है कि हम पॉलिसी जब बनाते हैं तो उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को साथ लेके चलें कि हमने फिर किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ से जाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सस्टेनेबिलिटी इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है कि हमने रिसोर्स प्लानिंग करनी है, आपने फ्यूचर को देख के अपने एसेट्स को यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ों की मेरा ख्याल है ज़रूरत है। एजवा साहब, जैसे आपने कहा है ना कि सस्टेनेबल जो SDGs हैं उसमें डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर काम हो रहा है, एक जिसमें से एक एजुकेशन है। तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है या आपने जिस तरह डायलॉग्स भी करवाए हैं, किस एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस है और किस एरिया पे ज़्यादा काम हो रहा है और कौन सी चीज़ें अभी भी लैग कर रही हैं इसके अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। काम तो हर एक SDG के अंदर करने की ज़रूरत है। उनके टारगेट्स और इंडिकेटर्स ऑलरेडी वहाँ पर हमारे सामने हैं, हम उसके मुताबिक देख सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। और पाकिस्तान कोई अच्छे हालात में नहीं है SDGs के हवाले से। मैंने ज़्यादा काम क्लाइमेट चेंज पर किया जो SDG 13 है, और SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन। मैं UNSDSN के साथ एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर काम कर रहा हूँ एजुकेशन के ऊपर। हम ये करते हैं कि हमारे पास कुछ लेसन प्लान्स हैं ऑलरेडी बने जो SDGs के नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, और हम ऑलरेडी, हमारा स्कूल्स का नेटवर्क है सारी दुनिया में, पाकिस्तान के स्कूल्स भी उसका हिस्सा है। तो हम स्कूल्स के अंदर वो जो लेसन प्लान्स हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप इसको करिकुलम के साथ जो है इनकॉर्पोरेट करें, ताकि जो बच्चे स्कूल से निकलते हैं उनके अंदर कुछ दूसरे स्किल्स जो बहुत आजकल ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल आई वुड से कि उन्होंने किस तरह से क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस के ऊपर काम करना है। अगर वो किसी और कम्युनिटी के किसी बच्चे से मिलते हैं तो वो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से बात करनी है। पीपल आर सेंसिटिव टू द कल्चर्स, और इन एरियाज़ के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो 21st सेंचुरी के नॉलेज है, स्किल्स है, उसको हमने किस तरह से आगे डिसिमिनेट करना है। तो ये वो एरियाज़ हैं। दूसरा, मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी साल वॉलंटियर किया है। मेरा ख्याल है कि मुझे 7-8 साल हो गए अब इस पे काम करते। मैंने जो इंटरनेशनल यूथ एंड क्लाइमेट स्पेसेस है उनमें बहुत काम किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जो सारी दुनिया के अंदर जो सबसे मेन इदारा है क्लाइमेट चेंज का, वो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो UN की मेन सेक्रेटेरिएट है क्लाइमेट चेंज पे, और उसकी एक यूथ बॉडी है जिसको योंगो कहा जाता है। ये वॉलंटियर रन होती है, लेकिन इसमें सारी दुनिया से जो यूथ है उसकी रिप्रेजेंटेशन है। मैं उसका मेंबर हूँ और मैं पिछले काफ़ी साल से उस नेटवर्क के अंदर शामिल हूँ। इसी तरह और भी यूथ और क्लाइमेट स्पेसेस हैं। फॉर एग्जांपल यूथ फॉर नेचर है, UNEP की कुछ यूथ बॉडीज़ हैं। तो अब काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्पेसेस है। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तानी यूथ भी अपने आप को इन एरियाज़ के अंदर आगे लेके आए तो उनके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसमें अगर मैं आपसे स्टेप वाइज पूछूं कि करिकुलम में क्या चेंजेस होनी चाहिए आपके ख्याल से, और जिस तरह आपने यूथ की बात की है, तो क्या स्टेप्स हैं, मतलब कि किस तरह अपना रोल हम अदा कर सकते हैं? इदारे के साथ जुड़ना ज़रूरी है, या अगर हम किसी इदारे के साथ नहीं जुड़ते तो इंडिविजुअली के क्या क्या स्टेप हम ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसमें अब दो चीज़ें, पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है, अगर आप करिकुलम को देखें तो कोई इंडिविजुअल या कोई इदारा एज सच करिकुलम को चेंज नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, यहाँ पे HEC है जो हायर एजुकेशन को देख रहा है, फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो कौमी सतह के ऊपर करिकुलम के अंदर चेंजिंग की ज़रूरत है, और पिछली गवर्नमेंट इस पर कुछ काम भी कर रही थी। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट स्कूल्स को देखें तो कुछ नेटवर्क्स हैं, वो भी जो स्किल्स गैप्स हैं उन पे काम कर सकते हैं। अभी ग्रीन जॉब्स का एक एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हुआ है कि चूँकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यू एरियाज़ इमर्ज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट लगाया, आपने प्लांटेशन की है पाकिस्तान के अंदर, तो उससे एसोसिएटेड काफ़ी जॉब्स भी हैं जो क्रिएट हो रही हैं जो पहले नहीं थी। तो ये वो ग्रीन जॉब्स हैं, वो एरियाज़ हैं जिनके ऊपर काम करने के लिए इसको जस्ट ट्रांजिशन से लिंक किया जाता है कि आप पहले फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के ऊपर, सारी दुनिया की सारी इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल के ऊपर चल रही है जी। अब आप ऐसा ऐसा क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं, आप सोलर की बात करते हैं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, अब उन तमाम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं कि जो अब रिन्यूएबल्स के ऊपर जो है ना ज़्यादा डिपेंड है। तो जब आप ट्रांजिशन कर रहे हैं तो
यहाँ पे एक गैप स्किल्स का पैदा हो रहा है, उसको फिल करना, उसके लिए गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, उसके अंदर प्राइवेट जो इदारे उनकी भी जिम्मेदारी है, यूनिवर्सिटीज़ की भी जिम्मेदारी है। इसको पाकिस्तान में महसूस नहीं किया जा रहा अभी तक, और इसके लिए बहुत सख्त ज़रूरत है इस एरिया में। अच्छा सब आपके पर दिन की तरफ आते हैं, आपका दिन कैसा दिखता है? अपनी डेली रूटीन हमारे व्यूअर्स से शेयर कीजिए। दिन एक जैसा तो नहीं है रोज़ का, लेकिन ज़ाहिर है मैं जॉब करता हूँ, तो जो 8-9 घंटे हैं वो तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। उसके अलावा मैं कुछ अगर स्टडीज़ कर रहा हूँ तो मुझे वो क्लासेस अटेंड करनी है, लेकिन इसके अलावा मेरे दिन का काफ़ी बड़ा हिस्सा वो है जो मैं वॉलंटियर वर्क को जो है उसको डेडिकेट कर रहा होता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मैं काफ़ी यूथ और क्लाइमेट स्पेसेस में हूँ, तो मुझे वहाँ पे कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, अपना टाइम भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है मुझे सारा दिन उसके ऊपर फिर मेहनत भी करनी होती है। तो इस तरह मेरा सारा दिन गुजरता है। फिर आजकल चूँकि काफ़ी साल इन चीज़ों पे काम किया है, तो अब इवेंट्स के अंदर नेटवर्किंग करनी होती है, फिर ये लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को रिप्रेजेंट भी किया जाए। तो ये मेरी रूटीन के अंदर अब चीज़ें हैं। अच्छा जवाब साहब, जैसे आपने कहा था कि पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ना आप बहुत आप इंटरेस्ट लेते हैं और आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें कर रहे हैं? बुक रीडिंग या क्या चीज़ है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए? पर्सनल डेवलपमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आज जैसा सोचते हैं आपको कल ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और ये सारा डिपेंड करता है कि आपने क्या लर्न किया है और आपने क्या नॉलेज हासिल किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें, आप अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को ज़ाया ना होने दें। आप आजकल तो इतना आसान है, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब आपके पास है, फिर उसके अलावा गूगल के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब नॉलेज तो बहुत ओपन है सबके लिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना फोकस कहाँ पे रखते हैं और आप किस एरिया के अंदर अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं। तो सीखते रहना चाहिए ताकि आपका सोचना भी डिफरेंट हो, आपका एक्शन भी डिफरेंट होता रहे, और आपकी जो कैपेसिटी है काम करने की, कॉम्पिटेंसी है, वो बढ़ती रहे। तो पर्सनल डेवलपमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मैं हर वक्त अगर आप मुझे देखें तो मैं अगर क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को उससे जो भी नई डेवलपमेंट होती है मैं अपने आप को उससे अप टू डेट रखता हूँ। बिल्कुल साहब, जैसे अभी आपने क्लाइमेट एक्टिविज़म के बारे में बात की है, तो कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो अगर इंटरेस्ट लेते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में और आगे काम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उनको कोई रिसोर्सेज, कोई ऐप, वेबसाइट्स, बुक जो जिनसे उनकी ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ भी हो, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर स्टूडेंट किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने आगे SDGs की बात की है, SDGs में तमाम एरियाज़ कवर होते हैं। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो वो हेल्थ केयर एंड वेलबींग पे काम कर रहा होगा, विच इज़ एसेंशियली SDG 3, तो वो अपने आप को लिंक करें SDGs के साथ, तो उनके पास ऑटोमेटिकली एक ग्लोबल जो लिंकेज है वो बन जाएगा उनके लिए। फिर आपको कोई भी चीज़ शॉर्टकट में नहीं मिलती, आपको कभी वॉलंटियर भी करना पड़ता है, कभी हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, ताकि आप ऐसा ऐसा उस एरिया में ग्रो करें। तो हर रोज़ कुछ सीखें इसके ऊपर, और उसको साथ साथ में फिर जो है इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी लाइफ में। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें वो नेटवर्क्स भी देखने चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन। जी, मैं भी यही पूछने लगा था कि जो SDGs के ऊपर अगर उन्होंने नॉलेज लेना है या ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या काम हो रहा है, तो वो जिस तरह कोई रिसोर्सेज हों तो आप बता दें, कोई रिपोर्ट्स, कोई वेबसाइट्स अगर शेयर करना चाहें हमारी वजह से। बहुत से इदारे हैं जो SDGs के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये UN के अंडर है, तो मेरा ख्याल है आगे जैसे SDSN का मैंने नाम लिया है, तो SDSN का मेन काम ही यही है कि वो जितना इसके ऊपर कंट्रीज़ की प्रोग्रेस है SDGs के ऊपर वो उसको पब्लिश भी करते हैं हर साल। और उसके अलावा बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी SDGs पे बहुत काम करें। इवन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इंटरनेट इज़ देयर, तो वो हर वक्त कभी भी इसको अप्रोच करके, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने आप को ग्रो करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जब सब फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपसे पूछता हूँ, मैं करंटली किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके, उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक तो मैं यूथ की इंगेजमेंट जो है हमारी नेशनल लेवल पे, मैं चाहता हूँ कि वो जितनी इस वक्त है उससे कुछ ज़्यादा हो। तो मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। एक
जब चूँकि मैं COP27 में था इजिप्ट में, और वहाँ पे हमने क्लाइमेट के ऊपर एज ए यंग पर्सन जो पर्सपेक्टिव था वो दुनिया के सामने भी रखा है, और चूँकि यूथ नेटवर्क्स का हिस्सा थे तो हमने अपनी डिमांड्स भी उनके सामने पेश की हैं। और ये एक अच्छी बात है कि यूथ को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। तो पाकिस्तान में भी इस चीज़ की ज़रूरत है। यूथ अभी तक डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान में, हालांकि हम एक बड़ा बल्ज हैं यूथ का पाकिस्तान में, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन के राइट्स नहीं हैं। तो एक तो मैं बल्कि स्पेशल थैंक्स टू शाजा जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ, हम उनके साथ मिलके एक यूथ एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान से यूथ की असर रिप्रेजेंटेशन है हम एक वो एडवाइजरी बोर्ड की सूरत में गवर्नमेंट के लिए लेकर आएँ, तो कि वो गवर्नमेंट को पॉलिसी भी रिकमेंड करें और वो अपना पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट के सामने रखें और किसी न किसी हद तक पॉलिसी में डिसीजन मेकिंग में सामने आए। तो मैं पिछले 2-3 वीक से अपनी टीम के साथ मिलकर उनके साथ काम कर रहा हूँ। एक तो ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त, दूसरा मैं चूँकि COP27 में था इजिप्ट में, और एज ए क्लाइमेट एम्बेसडर विद वर्ल्ड बैंक हमें मौका मिला कि हमने एक राउंड टेबल मीटिंग की उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, डॉक्टर मैरी के साथ। तो वहाँ पे एक मैंने प्रपोज़ल उनको भी सबमिट करवाया कि चूँकि अब यूथ प्लेटफॉर्म्स और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन रही हैं, UN के अंडर भी काफ़ी ज़्यादा है, ताकि एडवोकेसी में यूथ को लेके आया जाए। तो वर्ल्ड बैंक के अंडर मैंने उन्हें प्रपोज़ किया कि वहाँ पे भी एक यूथ की जो काउंसिल बनाई जाए, ताकि जब अगर वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया में काम कर रहा है तो वो कंसल्टेशंस भी करते हैं कम्युनिटीज़ के साथ, वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंट्री लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं थ्रू देयर इम्प्लीमेंटर्स। तो यूथ का पर्सपेक्टिव भी उसमें शामिल होना ज़रूरी है। तो आई एम ग्लैड टू से कि वर्ल्ड बैंक ने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया, और हमारी कुछ दिन पहले एक ब्रेनस्टॉर्मिंग और एक फॉर्मिंग मीटिंग भी हुई उनके साथ, जो जॉन है साउथ एशिया में वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ। तो हम इस तरफ भी जा रहे हैं कि हम जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर भी यूथ की इनपुट को बढ़ाएं। तो मेरा ज़्यादा काम यूथ इंगेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। ग्रेट, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आप जवाद सब बहुत अच्छा काम करें और माशाल्लाह। अरे जवाद साहब, व्हाट्स मेक जवाद सुहेल? इट्स रियली अ टफ क्वेश्चन लेकिन वन थिंग इज़ इसेंशियल कि माई लर्निंग कैपेबिलिटीज़, मैं हमेशा अपने आप को ओपन रखता हूँ ताकि मैं नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट जो है ना उसको गेन कर सकूँ और ग्रो कर सकूँ, अपने पर्सनल ग्रोथ जिस तरह हमने पहले बात किया है। फिर दूसरा ये है कि अब मैंने, चूँकि मेरे करियर के 6-7 साल गुजर गए हैं, तो मैंने अपना एक फ़ोकस रख लिया हुआ है। अगर मैं क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो उसके अंदर जा रही होती है। तो मेरा करियर को मैं अपने पैशन के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें, मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना हमेशा एक तो अपनी इंटेलेक्ट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज वी हैव द लाइक राइट्स टू मेक चॉइसेस। यू कैन मेक गुड चॉइस और बैड चॉइस, बट इट्स रियली अपॉन यू। और उसके अलावा ज़िंदगी में मेरा ख्याल है कि इंसान आजमाइशों से, सफरिंग से गुजरता है, तभी वो जो है ना निखर के सामने आता है। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बस हमें एक जो है ना लगन के साथ एक डायरेक्शन के अंदर मेहनत करनी है। अच्छा जवाब साहब, अभी आप रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में थे COP में, इजिप्ट में, तो क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके आउटकम क्या थे और वो पाकिस्तान के लिए किस तरह बेनिफिट थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ये ऐसा है जी कि 27th कॉन्फ्रेंस ये हर साल होती है, UNFCCC के अंडर होती है, और किसी एक कंट्री जो है वो उसको होस्ट करता है। इस बार इजिप्ट ने उसको होस्ट किया था। UNFCCC का जो सेक्रेटेरिएट है वो उसको सारे को ऑर्गेनाइज करता है, और सारी दुनिया से जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं, वो अपने एम्बिशंस को रिन्यू भी करते हैं कि वो क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं अपने कंट्रीज़ में क्लाइमेट के हवाले से। तो इस हवाले से ये बहुत अहम थी। इस बार जो मेन एरिया से जिसके ऊपर निगोशिएशंस हुई हैं कंट्रीज़ के दौरान, उसमें से सबसे बड़ा एक लॉस एंड डैमेज है। लॉस एंड डैमेज का मतलब यह है कि जो हमारा नुकसान क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से ऑलरेडी हो चुका है, हम उसके हिस्सेदार नहीं थे,
अगर डेवलप्ड नेशंस की वजह से हमने ये फ्लड्स की इतनी जो मुश्किलात है उनका सामना किया है, तो हम क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो ये वो सारा लॉस एंड डैमेज है जो हमारे जैसे मुल्क फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ख़ास तौर पर फ्लड्स जो आए हैं हमने बहुत ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान उठाया। तो एज ए क्लाइमेट जस्टिस नोशन के तौर के ऊपर ये सारी दुनिया ने इस वक्त पाकिस्तान के साथ सॉलिडारिटी का भी मुजाहरा किया था COP27 के अंदर, और लॉस एंड डैमेज फंड अल्टीमेटली अनाउंस भी हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम इसलिए है कि पाकिस्तान को उस फाइनेंस की ज़रूरत है ताकि वो रिहेबिलिटेट करें, वो दोबारा से अपनी जो है डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए ये फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा भी और भी फैसले हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लॉस एंड डैमेज सबसे इम्पोर्टेंट। ग्रेट अगेन थैंक यू सो मच जवाद साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली क्लाइमेट के बारे में और तमाम आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना। और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स ऑडियंस में भी जो भी ये इंटरव्यू देख रहे होंगे और उनको भी थोड़ी सी एक ओवर व्यू मिला होगा इसके बारे में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।